नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत ये हमारा जो है पेपर 6 से महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है। अब आपके मन में होगा कि सर पीवाईक्यू को क्यों करा रहे हैं, तो देखिए पहली बात तो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे नए व्यूवर्स होंगे, जो फ्रेशर होंगे, तो कम से कम वो पीवाईक्यू देख करके ये जान तो जाए कि किस तरीके का प्रश्न आयोग पूछता है। और अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वैज्ञानिक चुनौतियां क्या है, 8 अंक में लिखना है। और यदि आपको ये पता है कि आपके जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक 8 अंक के होते हैं, एक 12 अंक के। तो 8 अंक के जो प्रश्न होते हैं उन्हें 125 शब्दों में लिखना होता है, जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं उन्हें 200 शब्दों में लिखना होता है। और जब आप मेंस देंगे तो 1 से लेकर के जो 10 तक के प्रश्न होते हैं वो 8 अंक के होते हैं, और 11 से 20 तक के जो प्रश्न होते हैं वो 12 अंक के होते हैं। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। और ये प्रश्न देखिए क्यों पूछा था आयोग, ये 2024 का पीवाईक्यू है, क्योंकि जस्ट मेंस के 1-1.5-2 महीना पहले ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन्होंने इसी को लेकर के एक वक्तव्य दिया था, और वहीं से ये प्रश्न आ गया था। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई 2029 तक जो है हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बना लेंगे। तो उसी से देखिए प्रश्न आ गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करिए। मैगजीन पत्रिका तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन न्यूज़पेपर का कोई विकल्प नहीं है। और करंट तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, या अपने मुख्य परीक्षा में आप करंट की चीज़ों का तभी आप उपयोग कर पाएंगे जब डेली आप करंट पे काम करें। और डेली करंट पे काम करने के लिए न्यूज़पेपर से बेहतर कोई माध्यम नहीं होता है। इसके बारे में तो हम हर वीडियो में बताते हैं, यहाँ भी संक्षेप में बता दे रहे हैं कि संस्थान जो है वो 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए है कि जो किसी कारण से इस बार उनका पीटी रह गया है, या 2026 के लिए वो पूरी तरीके से डिवोटेड हैं। तो ऐसे में हमारे शून्य से शिखर बैच में आए, और यहाँ आपके प्रीलिम्स के पहले पहले, मतलब आपके प्रीलिम्स के 3 महीना पहले पहले तक ये पूरा मेंस का पूरे जितने भी पेपर हैं सारी चीज़ें ख़त्म करा दी जाएंगी, और इसकी वैधता आपके मुख्य परीक्षा तक रहेगी। मतलब आप हमारे साथ 2026 के मुख्य परीक्षा तक बने रहेंगे। और यहाँ आपको करीब करीब हर प्रश्न पत्र से मिला करके जो 6 प्रश्न पत्र होते हैं, फिर एस्से और निबंध भी होता है, तो वहाँ से 750 से ज़्यादा प्रश्न करा दिए जाएंगे। तो ये आप जानते रहिए। और दूसरा जो है हमारा शून्य से शिखर के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा हमारा जो है अब की बार मेंस पर, तो ये उन बच्चों के लिए जो इस बार पीटी पास किए हैं, जिनको मुख्य परीक्षा देना है। ये टारगेटेड बैच होता है, और हर पीटी के बाद ये स्टार्ट होता है, और मेंस के 15 दिन पहले ये ख़त्म हो जाता है। ये थोड़ा फास्ट चलता है, इसकी गति तेज़ होती है। मतलब 4 क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे आप सहज होते जाते हैं तो 6-8 क्वेश्चन तक डेली हम कराते हैं। तो ऐसे में जिसके लिए भी आप योग्य हैं उससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। प्रश्न एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वैज्ञानिक चुनौतियां क्या है। तो आप बताइए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा विकसित भारत लक्ष्य 2047 के तहत विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा प्रस्तुत की है। क्योंकि जो केंद्र में भाजपा सरकार है, राजग सरकार है, तो उसने एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है कि विकसित भारत का जो हम लक्ष्य रख रहे हैं वो कब तक के लिए, 2047 तक। मतलब उनका ये मानना है, जो केंद्र सरकार है, कि 2047 तक जो है भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उन्होंने भी उसी की तर्ज पर क्या स्लोगन दिया कि विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा के तहत क्या होगा कि जिसके तहत राज्य सरकार ने 2029, ये टाइम याद रखिएगा, आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले ये 2027 था, जिसे बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया, 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। तो आपने बताया कि भाई अगर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था क्यों रखा जा रहा है, उसके पीछे कि क्या कारण है, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दिए।
अब थोड़ा सा आप देखिए कि वर्तमान में हमारी जीडीपी की स्थिति क्या है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 360 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंचने का अनुमान है, जो वर्ष 2019 तक जो वर्ष 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से काफ़ी कम है। आपको ये पता होगा कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं। तो लक्ष्य हमारा मतलब वर्तमान की स्थिति क्या है कि हमारी जो जीडीपी है वो 360 बिलियन डॉलर की है, और हमको लाना कितने पे है, 1000 बिलियन डॉलर पे, तभी तो 1 ट्रिलियन बनेगा। और समय क्या है, तो 25-26 हमारा चल रहा है, 25 चल रहा है, 26-27 और 28, 3 साल। तो 3 साल में एक तरीके से तिगुना की विकास करना होगा, मतलब 360 करके। तो ऐसे में लक्ष्य बड़ा है, आपको वर्तमान स्थिति से ये ज्ञात हो रहा होगा। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश को औसत जो है कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर चाहिए, तो 25 से 30%। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो हमारी जो औसत वार्षिक विकास दर है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 से 30% के बीच। लेकिन वर्तमान में है कितना, 11.6 के करीब है, मतलब इसकी गति इस लेवल तक होनी चाहिए। तो ऐसे में चुनौती तो है, बड़ी चुनौती है, और इन्हीं चुनौतियों के पे प्रश्न पूछा भी गया है। तो आखिर यहाँ से यहाँ तक अगर हमारी इकॉनमी नहीं जा पा रही है, तो क्यों नहीं जा पा रही है, अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली चुनौती क्या है कि अर्थव्यवस्था का कृषि पर आधारित होना। आपको ये पता ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ आबादी का एक बड़ा वर्ग, मतलब आप समझ लीजिए 60% लोग करीब किस पे डिपेंड है, अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर के साधनों पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर की यदि भूमिका देखेंगे जीडीपी में, तो कितना है, 24 से 27% तक की भूमिका वो दे रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब इतनी बड़ी भूमिका एग्रीकल्चर की है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि मानसून पर निर्भरता हमारी अधिक है, मिट्टी की उर्वरता में कमी है, और तापमान में जो वृद्धि हो रही है इसके कारण उत्पादकता प्रभावित हो रही है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून के जुए पर आधारित होती है। अगर मानसून अच्छा हुआ, पैदावार अच्छी हो गई, क्योंकि हर जगह भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का बढ़िया विकास हो गया, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र तो हमारा सूखा ही ग्रस्त रहता है। और जो पूर्वांचल का क्षेत्र वहाँ भी क्या है कि जनरली बाढ़ से प्रभावित एरिया है। तो ऐसे में सूखे बाढ़ के कारण कृषि उत्पादकता प्रभावित भी होती है। तो जो हमारा एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी अच्छा हुआ तो कभी डाउन कर गया। जबकि होना क्या है कि हमेशा अच्छा होना है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो एग्रीकल्चर वाली ही हो गई, इसको आप ध्यान देंगे। दूसरी हमारी चुनौती इसमें क्या है, जो हम 1 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनने में हमारे, तो बेरोजगारी एवं कौशल का अभाव है। क्या है कि चूंकि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, अतः यहाँ जनांकीय लाभांश की स्थिति भी है। मतलब आप क्या बता रहे हैं कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है, और जब आबादी ज़्यादा है तो यहाँ युवा आबादी भी ज़्यादा है, और सही बात एकदम है। लेकिन हमारे जो युवा हैं वो उस तरीके के कौशल प्राप्त नहीं हैं जो एमएसएमई इंडस्ट्री है या भारी इंडस्ट्री है या अर्थव्यवस्था का जो थर्ड सेक्टर होता है, मतलब सेवा क्षेत्र होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। मतलब हमारे युवाओं में वो स्किल नहीं है तुलनात्मक रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल के युवाओं के। क्योंकि शिक्षा का हमारा स्तर डाउन है, और शिक्षा में यही है कि बस ग्रेजुएशन कर लिए, अगर बीटेक भी कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे बीटेक कॉलेज हैं, मतलब कुकुरमुत्ते की तरह तो बीटेक कॉलेज खुल गए हैं। मतलब जो चीज़ पहले बीए में होती थी अब वो बीटेक में हो रही है, कि मतलब बीटेक करके बच्चा जो है किसका फॉर्म भर दे रहा है, चपरासी का फॉर्म भर दे रहा है। मतलब इंजीनियर फला और वर्क प्रोफाइल चपरासी। देखिए कोई काम छोटा नहीं होता, हम किसी काम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन
आपने इतना बड़ा एजुकेशन लिया भाई, चपरासी प्यून बनने की हरता 8वीं पास है, मत अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चा किए हो तो नहीं किए होते बीटेक, जब आपको यही करना था। यदि आप बीटेक किए हैं तो आप इंजीनियर हैं तो कुछ नवोन्मेषण लाइए, कुछ नवाचार करिए, कुछ ऐसा ऐप बना दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कर लीजिए कि जिससे जो है न केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो बल्कि देश समाज में भी आप बेहतर योगदान दे सकें। तो हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है और इससे जो हमारा प्रदेश है वो भी दो चार हो रहा है। तो ये आप दे सकते हैं, किंतु युवा जनसंख्या रोजगार हेतु स्किल नहीं है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ही है। तीसरा क्या है कि क्षेत्रीय असमानता, इसमें क्या बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा भूभाग है, किंतु पूरे भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत भिन्नता है। जहां पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक है तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विकास की गति धीमी है। आप देख ही रहे होंगे कितना बड़ा हमारा भूभाग है। और अगर आर्थिक स्थिति को देखेंगे, जो यूपी बजट आता है तो उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है अर्थव्यवस्था में। दूसरे नंबर पे आता है जो मध्य वाला जो क्षेत्र होता है, और उसके बाद पूर्वांचल, और लास्ट में बुंदेलखंड। तो एक हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ आप जाने पर आपको लगेगा कि वाह हम कहाँ आ गए, मतलब सारा डेवलपमेंट है, इकॉनमी का, एग्रीकल्चर भी बहुत उन्नत है। क्यों उन्नत है? क्योंकि हरित क्रांति का लाभ ये लोग काफ़ी लिए। दूसरी चीज़ है अर्थव्यवस्था के अन्य साधनों, मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का ठीक ठाक विकास है। लेकिन वही जो हमारा पूर्वांचल है, एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र, मानसून की निर्भरता की वजह से एग्रीकल्चर चौपट ही चौपट है, बाकी शिक्षा की भी चीज़ें बहुत गंभीर हैं। तो ऐसे में वहाँ बहुत समस्या है विकास की, और बुंदेलखंड तो और भी ज़्यादा पीछे है। और इसीलिए इन क्षेत्रों से में ये रहता है कि भाई हम इस विकास की गति में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और कभी कभी तो अलग राज्य बनाने की भी मांग उठती है कि भाई अगर छोटा छोटा राज्य बना दिया जाए तो हो सकता है कि इन क्षेत्रों का भी विकास हो जाए। लेकिन छोटा छोटा राज्य बना करके क्षेत्रों का विकास करने का जो एक अवधारणा था वो बहुत अच्छा साबित हुआ नहीं। आप उदाहरण ले लीजिए उत्तराखंड का, आप उदाहरण ले लीजिए झारखंड का। ऐसा तो है नहीं कि इतने संसाधन के बाद भी झारखंड की स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। तो समस्याएं हैं, इसके निराकरण की ज़रूरत है। तो जो क्षेत्रीय असमानता है, तो ऐसे में सरकार जो है, जो क्षेत्र उपेक्षित है वहाँ और ज़्यादा आधारभूत संरचनाओं के विकास की ज़रूरत है वहाँ। ठीक है, तो आप इसकी भी चर्चा करें। और फिर अगला जो चुनौती है $8 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में, तो उद्योगों का यहाँ विकास नहीं है। मतलब यहाँ उद्योग हमारे क्या है, तो भारी इंडस्ट्री तो आप उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगी नहीं। और जो MSME है भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्तर पे है, लेकिन फिर भी वो बहुत उनका दायरा व्यापक नहीं हो पा रहा। पंजीकरण तो 96 लाख के करीब है, नंबर 1 की स्थिति है हमारी, लेकिन उनका प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा जितना अन्य राज्यों के MSME परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस के स्तर पे भी हम डाउनफॉल कर रहे हैं यहाँ। वही आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम औद्योगिकरण के कारण विनिर्माण उत्पादन निम्न है। अभी भी प्रदेश MSME में AI, रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण तकनीकों को अपनाने में काफ़ी पीछे है। हमारे SME क्यों पीछे हैं भाई? हमारे यहाँ भारी इंडस्ट्री का स्कोप नहीं है, MSME का स्कोप है, खुल भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या उन्नत तकनीकों का जिसके द्वारा उसे और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को विकसित करने की ज़रूरत है। मतलब इस दिशा में आपको इधर थोड़ा प्रयास होता दिख रहा है। फिर भी भाई आज हमारा नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हब देखा जाए तो कौन बन गया? बेंगलोर बन गया, जो कि बहुत संभावनाएं थी। अगर नोएडा की चीज़ों को किया जाता तो आज बेंगलोर को ये टक्कर दे रहा होता। इसी तरीके से जो हमारा गाजियाबाद है वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अब थोड़ा सा प्रयास करता दिख रहा है, जबकि उसी जगह जो हरियाणा का गुड़गांव है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ भी पीछे हैं, वही आप यहाँ बता रहे हैं। और जो अगली चीज़ें हैं कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश भी कम कर रहे हैं, क्योंकि
हमारे पास क्या है, कितनी बड़ी आबादी है, और इतने बड़ी आबादी और साथ में हमारे जो राजस्व का आधार है वो उस लेवल का नहीं है कि हम इतनी बड़ी आबादी के भरण पोषण या जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए हम बहुत अच्छा कर सके। तो अब उसी को हम अटा ले जाएं तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखिए कोई भी चीज़ तभी हो सकता है कि जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हो। मतलब मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान, कहा गया ना कि भूखे भजन न होए गोपाला। मतलब यदि आपकी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं तो आप फिर एडवांस लेवल पे आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा क्या है, अपने बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में लगेंगी। और प्रदेश के साथ भी यही हो रहा है कि प्रदेश के इतने ज़्यादा बाल बच्चे मतलब जनसंख्या है कि वो उनके बेसिक नीड मतलब हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, आवास में ही उलझी हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसको उस लेवल का पैसा ही नहीं है कि हम इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकें। फिर यहाँ एक अगली बड़ी चुनौती है पर्यावरण। क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण, जल संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन से कृषि तथा उद्योग प्रभावित हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो जो प्रदूषण की समस्या है, तो अगर भारत सबसे प्रदूषित दुनिया में है देश है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रदूषित राज्य है। यहाँ अधिकांश शहर हाई लेवल के प्रदूषित हैं। और दूसरी चीज़, जो नीट एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जो भारत सरकार का बढ़ने का विजन है, तो वहाँ भी उत्तर प्रदेश जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है, इससे जो है हमारा विकास बाधित हो रहा है। और जब विकास का कोई भी एक क्षेत्र बाधित होगा तो हम इतने बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तभी प्राप्त कर सकते हैं कि जब हमारा जो भी जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब अपना बेस्ट दे रहे हों। तो ये एक चुनौती है। दूसरी चुनौती है स्वास्थ्य एवं जैव सुरक्षा की। अभी भी प्रदेश महामारी प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अनुसंधान में काफ़ी पीछे है, जो उत्पादकता एवं श्रम को प्रभावित करती है। मतलब सोचिए कि अगर आपकी एक बड़ी आबादी, आप बड़े आबादी वाले राज्य हैं और उसमें स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं सर्वसुलभ नहीं है। मतलब होता क्या है कि थोड़ा बहुत व्यक्ति के पास पैसा आया और घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसकी स्थिति फिर जो है वो डाउनफॉल कर जाती है। तो ऐसे में कैसे वो अपना कोई उद्यम कर सकता है या कोई नवोन्मेषण कर सकता है। तो ये सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश जूझ रहा है इन समस्याओं से, इसको भी आप बताएं। तो इन सब समस्याओं को बताने के बाद एक निष्कर्ष दें कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्ष 2029 तक $1 ट्रिलियन बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रदेश तभी प्राप्त कर सकता है जब उपयुक्त चुनौतियों को त्वरित एवं प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई काम असंभव नहीं है, सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ हो, लोग अपना बेस्ट दें और चीज़ें हों तो इसको पाया जा सकता है। हालांकि बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, तभी पाया जा सकता है कि जब जो भी चुनौतियां हैं उसको प्रभावी और त्वरित मतलब बहुत जल्दी ही उसको निपटा जा सके। ये नहीं हो कि वो लाल फीताशाही के चक्कर में पड़ जाए। सुखद यह है कि इस दिशा में प्रदेश सरकार गंभीर प्रयास करती नजर आ रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी चुनौतियां मैंने पीछे बताया है तो उसके निराकरण के लिए भी प्रदेश सरकार आपको प्रतिबद्ध नजर आ रही है और ये सुखद है। ठीक है, हो सकता है कि 2029 तक हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी ना बन पाए, लेकिन चूंकि चल रहे हैं तो एक समय के बाद ये स्पीड पकड़ेगा, दौड़ेंगे और हो सकता है कि 2032-33 तक हम 1.5 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लें। देखिए मुख्य ये होता है कि आप जो है चलना तो शुरू किए हैं, जब चलेंगे तो कहा गया है कि जब चलेंगे तो मंजिल जो है मिल ही जाएगी। तो चलना ज़रूरी है और प्रदेश सरकार जो है चलती दिख रही है, ये बहुत ही सुखद है। तो इन्हीं आशावादी शब्दों के साथ आप अपने उत्तर को समाप्त करिए। ये नहीं आपके निष्कर्ष में होना चाहिए कि अरे इतना बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश तो प्राप्त ही नहीं कर सकता, अभी हम
$1000 बिलियन की बात है, $360 बिलियन तक ही हम पहुंच पाए हैं। तो ये सब निराशावादी चीज़ें आप में नहीं आनी चाहिए और आपकी कॉपी में भी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो सामने सोचेगा कि ये तो आया है नौकरशाह बनने और यही इसी सबको नीतियाँ बनानी है और इतना नेगेटिव है तो क्या ही डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, हमेशा आशावादी बने रहिए, तभी आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। यहाँ होता क्या है थोड़ा और हम बता दे रहे हैं कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे दोनों बैच में। बस जो शून्य से शिखर बैच है वो थोड़ा सा उसमें समय हमको मिल जाता है, तो हम आराम से चलते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन डेली करवाते हैं। और जो हमारा अब की बार मेंस पार है वहाँ तो हम 4 से शुरुआत करते हैं और एक समय के बाद 6, 8, 10 तक ले जाते हैं, जहाँ तक आपकी क्षमता रहे। तो ऐसे ही आपको प्रश्न दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, उसमें जो भी कमी रहेगी वो संस्थान बताएगा। 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा और कैसे आप जो है और अधिक इसे इम्प्रूव कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखिए बताई गई हैं, भर भर के कमेंट हुआ है। और फिर हम आपको यही नहीं रोकते हैं, जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो सेम डे ही हम फिर मॉडल आंसर भी देते हैं। और इसी तरीके से प्रत्येक प्रश्न पत्र से प्रत्येक टॉपिक के से मिला करके हम करीब 750 प्लस प्रश्न करा करके आपको मुख्य परीक्षा में भेजेंगे। और ऐसे में इतना यदि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, हमारे 750 प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा में बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेंगे। ये हमारे संस्थान का भरोसा है। और पीछे के जो बैचेज हमारे चले हैं मेंस के, उसमें हमारे विद्यार्थियों ने इसे साबित भी किया है। तो चलिए, आज का जो प्रश्न का उत्तर था वो यहीं तक था। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। सबसे पहला लिंक तो हमारा टेलीग्राम का है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। @समृद्धि IAS ऑफिशियल, @समृद्धि IAS ऑफिशियल। क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो वो यहाँ मिल जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। एक समय के बाद संस्थान स्वतः डाल देता है। और 2 हमारे लिंक हैं यूट्यूब के, एक तो हमारा समृद्धि IAS जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा हमारा जो सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए। अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये सब आप ही के चैनल है, आप ही के सहयोग से इन्हें आगे बढ़ना है। तो इतना तो आप सहयोग करें ही। सबसे अंत में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।